दिस पर्टिकुलर स्टेजेस, ठीक है। तो स्टेजेस कौन से है? वन इज वी आर हैविंग एन इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज एंड एन आउटपुट स्टेज। उसके बाद है हमारा आउटपुट। तो ये जो हम दो इनपुट्स दे रहे हैं टू माय ओपैम्प, ओपैम्प का सिंबल यहाँ पे क्या कहता है? वी आर हैविंग टू इनपुट्स, वन इज मार्क्स एज एन पॉजिटिव पार्ट दैट इज नोन एज योर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक जो नेगेटिव मार्क किया गया है दैट इज नोन एज योर इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन दोनों का डिफरेंस ये याद रखना है दैट व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग इनपुट सिग्नल टू दिस पर्टिकुलर टर्मिनल, और ये टर्मिनल जो प्लस साइन है अगर मैं उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करती हूँ एंड आई एम ओनली अप्लाइंग इनपुट टू दिस इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो मेरा आउटपुट क्या होगा? माय आउटपुट विल बी 180 डिग्री फेज शिफ्ट। सपोज दिस इज माय इनपुट सिग्नल गिवन ओवर हियर, ये है मेरा इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग मींस इट इज गोइंग टू गिव एन output that is 180 degree phase shifted with respect to the input whatever you have applied, ठीक है। when we are applying an input terminal to this particular point, suppose जिसको मैं ground कर रही हूँ and ये particular point पे I am giving some amount of input signal, that means what? The output signal will be an exact replica of my input, so you are not having any kind of phase difference between the input and the output terminal। ये है मेरे दो difference what my input signals are, ठीक है। नाउ ये लास्ट क्लास हमने ये ऑलरेडी कर लिया है, वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज इट कि इनपुट टर्मिनल दो, ये जो मेरे दो इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं दैट इज गोइंग टू माय इनपुट स्टेज। अब ये इनपुट स्टेज मेरा है क्या? कैन यू सी कि मैं यहाँ पे दो सिग्नल, दो इनपुट सिग्नल्स दे रही हूँ, तो एट द आउटपुट ऑफ माय इनपुट स्टेज आई एम गेटिंग एन टू सिग्नल्स, दैट मीन्स व्हाट? दिस इज एन बैलेंस डुअल इनपुट एंड अ बैलेंस आउटपुट। दैट मीन्स व्हाट कि हम एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जब हम केस ले रहे हैं, सिंपल सा विल गो टू एन डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पहले, वी आर जस्ट रिवाइजिंग दिस पार्ट, ओके। सी दिस पर्टिकुलर, तो दोनों ट्रांजिस्टर को, दिस इज विच कंडीशन कि दिस इज एन अनबैलेंस पार्ट बिकॉज वी आर सप्लाइंग एन सेम इनपुट, तो दोनों टर्मिनल को आई एम गिविंग अ इनपुट सिग्नल एंड एट द कलेक्टर टर्मिनल ऑफ माय ट्रांजिस्टर मैं इसके आउटपुट्स ले रही हूँ, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेज इज व्हाट? दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ माइन इज नोन एज, ये जो इनपुट स्टेज में हम दिखा रहे हैं, दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ माइन इज नोन एज योर डुअल इनपुट, ये है बैलेंस आउटपुट, ये कुछ नहीं है बट दिस इज योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। ये एक कंडीशन मुझे याद रखना। नाउ व्हाट इज माय इंटरमीडिएट स्टेज सेइंग कि इंटरमीडिएट स्टेज को जो भी इनपुट स्टेज का आउटपुट होगा दैट इज गोइंग टू एक्ट एज एन इनपुट टू माय इंटरमीडिएट स्टेज। अभी इंटरमीडिएट स्टेज क्या है? इसके दो इनपुट मिल रहे हैं बट एट द आउटपुट टर्मिनल आई एम गेटिंग ओनली वन एक ही कोई भी एक कलेक्टर टर्मिनल से वी आर टेकिंग द आउटपुट एंड हेंस दिस पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज योर dual input unbalanced output differential amplifier। just a second, someone has joined, ठीक है। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी ये हम कैसे कह सकते हैं कि लास्ट क्लास मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया था कि अगर दो इनपुट हम दे रहे हैं दोनों ट्रांजिस्टर को, तो कोई भी एक कलेक्टर टर्मिनल पे ही हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, द अदर कलेक्टर टर्मिनल इज मार्क्ड एट द ग्राउंड, ठीक है। इसीलिए दिस इज एन अनबैलेंस कंडीशन। एक तो क्या, ठीक है। सो दिस इज माय डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। नाउ एक नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है दैट इज माय डीसी शिफ्ट, लेवल शिफ्टिंग स्टेज। तो यहाँ पे जो भी इनपुट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज की जब बात करें तो दोनों जो भी है दैट आर डायरेक्टली कपल्ड, ठीक है। तो जो भी इनपुट स्टेज का सिग्नल होगा दैट इज डायरेक्टली एम्पलीफाइड एंड गिवन टू माय इंटरमीडिएट स्टेज विथ, यहाँ पे भी कोई नॉन जीरो डीसी लेवल का कोई मतलब ये वैल्यू नहीं है। तो लेवल शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू ब्रिंग माय डीसी लेवल जो भी हमारे पास होगा whatever VCC और VCE we are applying, तो उस DC लेवल को एक जीरो लेवल पे लाने के लिए we are applying this particular intermediate stage, ठीक है। and the last stage is my output stage। तो ये अभी output stage क्या है मेरा?
ये सर्किट याद रखनी है दैट दिस इज ये जो लेवल शिफ्टिंग स्टेज है दैट इज नथिंग बट एन एमिटर फॉलोअर सर्किट, ठीक है। और यहाँ पे जो हम दिस इज नोन एज माय एमिटर फॉलोअर सर्किट, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर आउटपुट स्टेज दिस इज नथिंग बट एन कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। क्लास बी जो हमने देखा था, क्लास बी टाइप ऑफ एम्पलीफायर, तो क्लास बी में भी कुछ वैल्यूज कुछ क्लासिफिकेशन किया था। सो दिस इज नोन एज माय कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल टाइप ऑफ एम्पलीफायर। तो इसका जो भी आउटपुट होगा दैट इज बीइंग given at the output of my op amp, ठीक है। so this is my simple block diagram of my op amp, ये मेरा op amp का block diagram हो गया। now the next part is op amp parameters or characteristics। so before designing जब हम op amp का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या तो डिजाइनिंग पार्ट होता है, तो बिफोर डिजाइनिंग पार्ट वी नीड टू नो कि हाँ कुछ चीजें मुझे कुछ वैल्यूज फिक्स रखनी है, कुछ वैल्यूज रखनी है मुझे। तो जब हम ओपैम्प पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं तो देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्यू पैरामीटर्स दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। तो वो कौन से है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ओपैम्प कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आइडियल कंडीशन में भी देखने वाले हैं और प्रैक्टिकल कंडीशन में भी देखने वाले हैं। तो वन इज व्हाट, ओपन लूप वोल्टेज गेन, डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट बायस करंट, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एंड स्लू रेट। चलो अभी चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे कि व्हाट इज माय एक्चुअली वोल्टेज गेन। तो लास्ट क्लास हमने बहुत द वेरी फर्स्ट बिगनिंग हमने जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ा था तो हमने एक गेन का टर्म पढ़ा था। तो दैट गेन वाज एक्चुअली डिनोटेड बाय व्हाट पॉइंट। तो गेन हमने कैसे डिफाइन किया था, सॉरी दिस इज वी डी ना, इसको हम ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, दिस इज वी जीरो इज इक्वल्स टू ए वी इंटू वी डी। डिफरेंशियल गेन इन ओपन लूप, ये हमने यहाँ पे एक सिंपल सा पहले तो ओपन लूप मोड ऑफ ऑपरेशन देखा है, ओपन लूप वोल्टेज गेन देखा है। तो पहले तो एक चीज इतनी याद रखनी है कि ओपन लूप मीन्स व्हाट। तो जब हम ब्लॉक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो दिस इज माय ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, जो भी मेरे पास आउटपुट है, आउटपुट इज नॉट गेटिंग फेड बैक टू एनी ऑफ द इनपुट टर्मिनल। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज माय ओपन लूप पॉइंट। जब हम प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम देखेंगे तो विल फाइंड आउट कि फीडबैक क्या होता है और व्हाट इज माय ओपन लूप मोड। तो ओपन लूप मोड ऑफ ऑपरेशन मींस व्हाट, सिंपल मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये है मेरा ओपैम्प, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। तो दिस इज माय वी जीरो, यहाँ पे V1 और V2 whatever you can say, ठीक है। यहाँ से output voltage कुछ मतलब output voltage is not fed back to my circuit and that is known as my open loop configuration. Now what is this differential gain, यहाँ पे लिखा ही है differential gain in open loop mode and this mode is without any feedback, ठीक है। so how can you simply say कि मेरा gain क्या होगा। तो gain को हम simple ऐसे define कर सकते हैं, AV is equals to V0 by VD. This VD is what, this VD is the difference in voltage, whatever difference in voltage, so V1 minus V2, this is my VD, ठीक है। एक चीज याद रखनी है, whenever you are doing this, एक ओपन लूप कंडीशन की बात कर रहे हो तो आइडियल पार्ट में दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज गोइंग टू बी एन इनफाइनाइट। ये जो आइडियल कंडीशन हम जब हम बोलेंगे ना कि आइडियल ओपैम्प, आइडियल मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओपैम्प जब बात करेंगे तो दिस पर्टिकुलर गेन, इसको हम AV से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और AOL, दिस OL represents open loop. Ideal condition says that ki without any feedback the gain of my open loop gain of my operational amplifier should be infinite, ठीक है। that means what, the differential voltage whatever is required to obtain the maximum voltage will be negligible, that means VD जो भी होगा that should be 0, ठीक है। this is my ideal condition, fine। now the next point that comes up is your input resistance। इनपुट रेजिस्टेंस को अगर आप देखने जाओ तो दिस इज माय इनपुट रेजिस्टेंस,
ठीक है. सो अगर इनपुट रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो ईदर इट कैन बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, कीपिंग ईदर ऑफ माय टर्मिनल्स इक्वल्स टू ग्राउंडेड. ठीक है. आइडियल कंडीशन इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. ठीक है. सॉरी, आइडियल कंडीशन में सॉरी प्रैक्टिकल कंडीशन में उसको बहुत हाई रखते हैं. आइडियल कंडीशन ऐसी है कि उसको हम इनफाइनाइट करेंगे. क्यों? why it is like एक डिफरेंशियल वर्ड यूज किया गया है. तो why आइडियल कंडीशन में उसको हम आइडियल कंडीशन में आर आई को इनफाइनाइट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द करंट फ्लोइंग इन ईच लूप मतलब ईच इसमें जो टर्मिनल्स है विल बी जीरो. ठीक है. तो IB1 और IB2 इज इक्वल टू जीरो रहने वाला. दैट मीन्स व्हाट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इट शुड बी केप्ट infinite. Okay, so that is my ideal condition. What is my output resistance? Output resistance is looking for my from my output terminal. ये जो मेरा resistance होगा, the resistance measured from the output terminal of my op amp is known as my output resistance. तो ये कब measure करेंगे? Just a second. है, किसी ने message yes. Ma'am, in case of practical, we can consider only gain as practical while remaining parameters are still ideal. Why stuff come into picture? Suman, the practical case में not other parameters are not kept I mean ideal. वो parameters भी change होते रहेंगे. That will come. जो parameters change होने वाला है, parameters कौन से change होने वाला है, I'll show you to you. अगर देखो यहाँ पे parameters हमारे कौन से change बोलिए. हाँ, आइडियली कंडीशन. हाँ. प्रैक्टिकली इट इज हाई. नहीं, सुनो. जब हम इनपुट आइडियल कंडीशन हम जब बात कर रहे हैं तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है. दैट इज वन कंडीशन. जब हम प्रैक्टिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. इट शुड बी इन द रेंज ऑफ मेगाहर्ट्ज. ठीक है. तो उस हिसाब से जो दूसरे पैरामीटर्स है वो भी हमारे चेंज हो रहे हैं. ठीक है. आइडियल कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि बट हाँ कौन सा इज इट पॉसिबल टू अचीव. सुनो हेलो. हाँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल कंडीशन, तो आइडियल कंडीशन अगर हमने बोला दैट इट इज हैविंग एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बट इज इट पॉसिबल टू अटेन दैट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस? किसी भी सॉकेट में इनफाइनाइट. हाँ, तो इनफाइनाइट ना रखते हुए वो एक बहुत ही हाई वैल्यू पे रखा जाता है, नियरली टू इनफाइनाइट ऐसा. तो इट इज इन टर्म्स ऑफ जब हम कोई भी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहे हैं कि कोई दूसरा ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो इट इज केप्ट इन रेंज ऑफ गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज. उस हिसाब से रखते हैं. सॉरी, गीगा ओम्स और मेगा ओम्स के हिसाब से. ओके, इज इट डाउट क्लियर हुआ है? बिकॉज प्रैक्टिकली हम किसी भी चीज को वैल्यू मतलब किसी भी चीज का वैल्यू हम जीरो नहीं मतलब इनफाइनाइट नहीं रख सकते. इज दैट ओके? हाँ. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अप इज आउटपुट रेजिस्टेंस. जो भी R0 मेजर करते हैं विद टर्म्स ऑफ माय आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से, आउटपुट टर्मिनल के हिसाब टर्मिनल से, तो उसको हम आउटपुट रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्क करेंगे. नाउ यहाँ पे एक और चीज है कि आउटपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए कि इट शुड बी जीरो. ठीक है. तो ये कौन सा कंडीशन हुआ? आइडियल कंडीशन में इट शुड बी केप्ट नियरली टू जीरो, बट इवन दैट इज नॉट पॉसिबल. तो अगर हम जीरो नहीं रख सकते तो उसका वैल्यू भी बहुत कम रखेंगे. ठीक है. तो R0 का वैल्यू कम रखने का मतलब क्या होगा कि उसका जो करंट मतलब आउटपुट वोल्टेज रेगुलेशन और करंट सोर्सिंग कैपेसिटी है, इट विल बी better. It will get improved with respect to this resistance R0. इसका वैल्यू हम nearly as small as equals मतलब small रखेंगे. तो
ठीक है. Now the next come up is the input offset voltage. इनपुट ऑफसेट वोल्टेज तो हम क्या कर रहे हैं, तो जब हम आइडियल ओपैम्प की बात कर रहे हैं तो इट शुड हैव एन जीरो इनपुट वोल्टेज. ठीक है, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. क्यों? आइडियली अगर हम बात करें, अगर हमने कोई इनपुट सोर्स यहाँ पे नहीं लगाया, कोई इनपुट वोल्टेज नहीं लग रहा है, दैट मीन्स व्हाट, ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज भी जीरो है. बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है. व्हाई? बिकॉज जब हम ये ओपैम्प कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस है हमारे, ये जो इनपुट स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज, तो देयर इज एन इम्बैलेंस. बिकॉज वट एवर ट्रांजिस्टर्स वट वी आर यूजिंग, वट एवर बीजेटी हो रहा है कि एफईटी यूज हो रहा है, तो दोज आर नॉट हैविंग द परफेक्ट, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, इट इज गोइंग टू डिफर. ठीक है. सो वी हैव टू अप्लाई a small differential voltage to make the input, ये input जो होगा op-amp का, to make it a zero value, and that particular condition is known as my zero input offset voltage. A small differential input voltage that is required to be applied to the op-amp in order to make the output zero, and this condition is known as my input offset voltage. ठीक है. Now next point is your output offset voltage. ये है मेरा output offset voltage. Now the voltage, ये इसकी वजह से, ये input offset voltage की वजह से जो भी output प्रोड्यूस हो रहा है, that is known as my output offset voltage. इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे with respect to VIOS. ठीक है, और ये VOS. ठीक है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज. ठीक है, फाइन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इनपुट बायस करंट. अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं. कौन से टर्मिनल्स हैं? मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ बायस करंट के लिए. मेरे को तो पैसा मिल गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. वो लोग कोई क्यों काम करेगा, बट वो भी ये भी कोई प्रोफेशन है कि आपने डॉलर में. ठीक है, ठीक है ना. व्हाट इज दिस इनपुट बायस करंट? ये देखो, यहाँ पे हम सिंपल एक ऐसी चीज देख रही है कि ये है मेरा आउटपुट पार्ट. ठीक है, सी ये है मेरा एक टर्मिनल इन्वर्टिंग पार्ट एंड दिस इज माय नॉन इन्वर्टिंग पार्ट. किसी भी एक, मतलब हम सिंपल एक करंट, दोनों के इसमें से कोई करंट फ्लो रहा है IB2. अब ये बायस करंट क्या होने वाला है? बायस करंट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन दिस टर्म IB. ये है मेरा, सॉरी, IB. तो एवरेज ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू द टू इनपुट टर्मिनल, तो इन दोनों का एवरेज लेके हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे IB. ठीक है, तो IB क्या होगा? इन दोनों का एवरेज लेना, IB1 प्लस IB2 डिवाइडेड बाय 2. दिस इज माय सिंपल इनपुट बायस करंट. ठीक है. नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट जो फ्लो, सेकंड पार्ट जो है, तो अगर आइडियल कंडीशन, सॉरी, इसी का आइडियल कंडीशन जब हम चेक कर रहे हैं, तो आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए कि सपोज इफ आई एम अप्लाइंग नो इनपुट वोल्टेज, दैट मीन्स ये मेरा IB1 और IB2 जीरो होना चाहिए. ठीक है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो एक फाइनाइट रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू तो आने वाली है ऑफ दिस पर्टिकुलर IB1 एंड IB2. ठीक है, why? Because that is going to depend upon the characteristics, difference in the characteristics of the transistor whatever that are being used. और जब भी difference होगा, that means what, कि ये कोई भी दो ट्रांजिस्टर हम ले रहे हैं, तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होने वाला है. कोई भी केसेस है, दैट मीन्स ये IB1 एंड IB2 आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल. ठीक है, प्रैक्टिकली इसका वैल्यू लो होना चाहिए, दिस पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट ऑफसेट करंट. तो ऑफसेट करंट को इन्हें रिप्रेजेंट किया है IOS.
तो एल्जेब्रिक डिफरेंस IB1 माइनस IB2 उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द करंट फ्लोइंग इनटू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज नोन एज माय इनपुट ऑफसेट करंट. अभी एक चीज यहाँ पे हम कंसंट्रेट करेंगे, तो ये है इनपुट ऑफसेट करंट एंड इनपुट बायस करंट एंड इनपुट ऑफसेट करंट. ये कल हम वापस इसको रिवाइज करेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी बिग टॉपिक. मतलब इसका जब हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन करते हैं तो इट इज अ बिग टॉपिक. तो कल हम प्रैक्टिकल केस वापस पढ़ेंगे. दिस इज द ओनली एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. भाई मेरे पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है ना. व्हाट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो? लास्ट क्लास हमने पढ़ा, लास्ट फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. तो हमने कुछ उसको डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन. तो हमें ये पता है कि CMRR is equals to AD, ratio of AD divided by common mode. ठीक है. तो व्हाट इज दिस कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो? तो हमने डिफाइन किया था कैपेबिलिटी ऑफ एन ओपैम्प टू सक्सेसफुली रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल. अगर मेरे पास कॉमन मोड सिग्नल है तो ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑफ एन ओपैम्प इज व्हाट इट एक्चुअली रिजेक्ट्स द कॉमन मोड सिग्नल दैट इज बीइंग गिवन टू द ओपैम्प. ठीक है. और उसको हम अगर कैलकुलेट करने वाले हैं तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स. ठीक है ना. द नेक्स्ट पॉइंट इज कि स्लू रेट. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो स्लू रेट भी हमें वापस पढ़ना है एंड बैंडविड्थ भी हम वापस पढ़ेंगे. तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम में हम कितना आउटपुट वोल्टेज मेरा चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज माय स्लू रेट. उसको अगर मैं डिफाइन करना है तो SR इज इक्वल्स टू dV0 बाय dt. ठीक है. Now, what is this importance क्या है स्लू रेट? तो वो क्या करेगा, ये स्लू रेट जो है वो क्या करेगा, इट विल डिसाइड द कैपेबिलिटी ऑफ एन ओपैम्प टू चेंज इट्स आउटपुट रैपिडली. वो कितनी जल्दी अपना आउटपुट चेंज कर रहा है ना, तो वो डिफाइन करेगा. दिस स्लू रेट विल एक्चुअली डिफाइन कैपेबिलिटी ऑफ एन ओपैम्प टू चेंज, मतलब वो कितनी जल्दी चेंज कर रहा है. ठीक है. तो मतलब ये किस चीज पे, एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो मेरा स्लू रेट है तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होगा बिकॉज इट इज ऑल्सो चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. एक तो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड होगा, तो हेंस इट डिसाइड्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन फॉर एन गिवन ओपैम्प, कि कितने फ्रीक्वेंसी पे वो ओपैम्प काम कर रहा है. ठीक है. ये है मेरा स्लू रेट पार्ट. नेक्स्ट इज माय बैंडविड्थ. तो range of frequencies over which all the input signal frequencies are amplified almost equally. तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपका इनपुट सिग्नल जो है एम्पलीफाई हो रहा है, इट इज एम्पलीफाइंग फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू कितने. तो अगर हम केस ऐसा कुछ देखने जाए तो गेन ऐसा सेट होना चाहिए कि शुड बी, मतलब इट शुड बी कांस्टेंट फॉर frequencies from the range of 0 to infinite hertz. Fine. So the system should have the capability to amplify the signal, कि वो 0 हर्ट्ज से ही सिग्नल को एम्पलीफाई करना शुरू कर देना चाहिए. ऐसे उसकी होना, ऐसा बैंडविड्थ डिफाइन करता है. ठीक है. सो दिस इज द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट वी हैव टू लर्न. एक और चीज आती है दैट इज वोल्टेज स्विंग, जो मैंने यहाँ पे अभी नोट नहीं किया है. तो वोल्टेज स्विंग क्या होगा, देखो हमने यहाँ पे कुछ प्लस VCC एंड माइनस VEE कुछ डिफाइन किया था. ये कुछ डिफाइन किया था यहाँ पे प्लस VCC माइनस VCC. तो ये जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज स्विंग जो हम बोल रहे हैं ना, ये जो है ना वो क्या करेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ओपैम्प. तो वो कैसे डिफाइन करेंगे कि वोल्टेज स्विंग किस चीज में होना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन दिस प्लस VCC एंड माइनस VCC. इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में ही वो स्विंग होना चाहिए. और उसको हम क्या डिफाइन करेंगे कि सैचुरेशन वोल्टेज. ठीक है. द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, सैचुरेशन वोल्टेज. जो ओपैम्प का आउटपुट होगा इट शुड नॉट क्रॉस बियॉन्ड दिस. ठीक है. तो सपोज मेरा सप्लाई वोल्टेज कुछ प्लस और माइनस 15 वोल्ट दिया हुआ है, तो आपका वोल्टेज V0 क्या होना चाहिए, इट शुड एक्चुअली वेरी बिटवीन 13 to 14, मतलब इन दोनों के बीच ही होना चाहिए. ये सैचुरेशन वोल्टेज क्रॉस नहीं होना चाहिए. ठीक है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लू रेट आपके एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड.
अगर आपको कोई एग्जाम्पल कौन से बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो, ओपैम के एग्जाम्पल्स कैसे आ सकते हैं, तो ओपैम के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं ऑन कैलकुलेशन ऑफ माय डिफरेंशियल वोल्टेज. वन इज माय कॉमन मोड सिग्नल. कॉमन मोड सिग्नल आपको पता है, इट इज द एवरेज ऑफ टू सिग्नल. ठीक है, एक फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट कम्स टू कॉमन मोड गेन. ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट कम्स आउट टू बी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. ठीक है, इन पर्टिकुलर बेसिस पे आपके एग्जाम्पल सॉल्व हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमने जो स्ल्यू रेट डिफाइन किया, एस आर इज इक्वल्स टू डी वी जीरो बाई डी टी. हम जब प्रैक्टिकल केसेस का डिफाइन करेंगे तो प्रैक्टिकल केस में एक और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी होती है. तो द वैल्यू ऑफ स्लू रेट ऑफ एन ओपैम्प डिसाइड्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. कितनी फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ये किस चीज पे चेक कर रहा है कि मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मुझे कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो भी चाहिए. तो एफ एम इज एस डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई वी ए. इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होगा, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, इस दोनों के इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए डिपेंडिंग अपॉन माय स्ल्यू रेट के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम में कि कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्ल्यू रेट. एक स्ल्यू रेट दिया गया था और उसके हिसाब से आई नीडेड टू फाइंड आउट. तो ये कैसा है, the value of slew rate of an op-amp designs the maximum frequency which can be amplified by the op-amp without any distortion. ठीक है, जो भी वोल्टेज है, जो भी सिग्नल है, उसको एम्पलीफाई कर सकता है. तो दिस पर्टिकुलर स्लू रेट डिफाइंस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये एक पार्ट हो गया. फाइन. नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट. देखो, पिन कॉन्फ़िगरेशन. कल की क्लास में विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पैरामीटर्स. तो अगर हम प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ओपैम्प की अगर पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स. एक तो डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा एंड एसी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कल की क्लास में विल फाइंड आउट द प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो उसमें हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट बायस करंट, स्लीव रेट, ये सब का पार्ट करने वाले हैं. आज का लास्ट पॉइंट है पिन कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस इज बेसिकली, अगर हम ओपैम्प का एप्लीकेशन बोले तो इंटीग्रेटर, समिंग एम्पलीफायर, बहुत सारे एप्लीकेशंस है. तो अगर आप मार्केट में बोलने जाओ कि मुझे एक ओपैम्प चाहिए, तो यू कांट से कि ओपैम्प चाहिए. ओपैम्प चाहिए तो कोई आपको नहीं दे पाएगा, बिकॉज यू डोंट नो. सामने वाले को पता नहीं होगा कि भाई ओपैम्प होता क्या है. ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एन आईसी. तो हम अगर कहीं पे आप शॉप में लेने जाओ कि आई वांट आईसी 741. ठीक है, तो आईसी 741 बोलोगे तो आपको एक सिंपल सा एक ऐसी आईसी दी जाएगी. मतलब दैट इज, ये एक पिन कॉन्फ़िगरेशन है, उसका प्रैक्टिकल आईसी मैं आपको कल दिखाती हूँ. सो दिस इज वन आईसी. अभी ये होगा आपका ऊपर का लेयर की आईसी. सब लोगों ने छोटा छोटा आईसी देखा है क्या? आईसी देखी हो क्या? किसी ने देखा है? हेलो, किसी ने कुछ देखा है क्या? आईसी क्या है? आईसी क्या है, देखा है क्या? देखा है, ओके. तो हाँ, देखा है. ठीक है. तो अगर आप ओपैम्प 741 जब आप वापस से कॉलेज आ जाओगे तो विल शो यू कि व्हाट दिस ओपैम्प 741 लुक्स लाइक. इसका एक पिन कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है. नाउ जब हमने सिंपल सा सिंबल इसका ड्रॉ किया था, तो व्हाट वी हैड दिस पार्ट प्लस माइनस वीसीसी माइनस वीई एंड वी0. ठीक है, अब इन सब चीजों को मुझे, अगर ये सिंपल सा आपको कॉन्फ़िगरेशन, ये ब्लॉक सिंबल बना के दे दिया, आई एंड यू आर बीइंग आस्क्ड कि भाई ओपैम्प को कनेक्ट करो, ओपैम्प को इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट करो, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? तो वी नीड टू मेक श्योर कि मुझे वो पिन कॉन्फ़िगरेशन याद रहे. ठीक है. सो +1 is my null offset voltage, second one is inverting, third non inverting, fourth one is minus VE, जो भी हम VCC minus VE दे रहे हैं. Fifth one is null offset, again a null offset. Sixth one is output terminal V0. Seventh one is plus VCC plus VE, and this one is not connected, or we can just leave it like that only. ठीक है. Now ये एक 8 पिन डुअल लाइन पैकेज आईसी है. तो पिन नंबर 7 वो जो हम कनेक्ट करते हैं टू द पॉजिटिव टर्मिनल, वाइल पिन नंबर 4 उसको हम कनेक्ट करते हैं टू द नेगेटिव ऑफ माय सप्लाई. ठीक है. सो हेंस
वो हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव से सप्लाई कर रहे हैं, हेंस दिस एक्चुअली दिस आईसी इज नोन एज माय डुअल पोलैरिटी सप्लाई. ठीक है. नाउ पिन 2 एंड पिन 3 वो समझ में आ गया, दिस इज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग. एंड पिन नंबर 6 वो मुझे पता चल गया कि भाई ये आउटपुट टर्मिनल है. नाउ पिन नंबर 5 1 एंड पिन नंबर 5 कैन बी यूज्ड टू नलिफाई द ऑफसेट वोल्टेज. मतलब ऑफसेट वोल्टेज हमने क्या पढ़ा लास्ट में, ये रहा, अ स्मॉल डिफरेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड. तो दोनों को नलिफाई करने के लिए वी कैन एक्चुअली यूज दिस पर्टिकुलर 2 पिन्स. ठीक है. एंड 8वां पिन जो पिन है दैट इज अ डमी पिन, उसको हम ऐसे ही ओपन सर्किट छोड़ सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज माय सिंपल पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माय ओपैम्प. अगर अभी कोई आपको बोल सके कि भाई ओपैम्प का सिंबल दिया गया है, एक ओपैम्प सिंपली आपको एक आईसी दी गई है और ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शन करना हो तो आप कर सकते हो सिंपल से. ये है 2 कॉन्फ़िगरेशन. आपको इतना याद रखना है कि भाई मेरा प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी कहाँ लगाना है, आउटपुट वोल्टेज कहाँ से लेना है, एंड दोनों इनपुट टर्मिनल मेरे काम पे है. नंबरिंग मार्क की जाती है. आई विल शो यू कि वो कैसे की जाती है. ठीक है. जब आप आओगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ये पर्टिकुलर नंबरिंग कैसे होती है. ठीक है. इज दिस क्लियर? सो आई विल एंड द क्लास ओवर हियर. कल की क्लास के लिए विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल ओपैम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग. ठीक है. एंड एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जस्ट अ सेकेंड.